आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हमारे साथ आज राजस्थान की राजनीति के कई विषयों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिछले दिनों काफी कुछ अरावली को लेकर भी तमाम चीजें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसने संज्ञान में लिया है और कई ऐसी चीजें जिनको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर थी। उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। पंचायती राज चुनाव आने कब हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पांडे जी, बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरावली को लेकर। अरावली को लेकर बड़ा बखेड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम राज्यों में लेकर तमाम बातचीत रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस ने कहा कि 100 मीटर की गाइडलाइन दी गई। लेकिन अब सरकार ने कहा कि हम किसी भी तरह से अरावली को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस हमलावर रही और इस मुद्दे को बखूबी उठाया। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के पास पिछले कई वर्षों से जब देखा जाए, जब सरकार में थी और सरकार के बाद विपक्ष में आई, तो कोई ऐसा मुद्दा हाथ में नहीं आया जिससे राजस्थान से वो कनेक्ट कर पाए। जो भी मुद्दे कांग्रेस लेके आती थी, या तो राहुल गांधी से जुड़ा होता था, संविधान जुड़ा होता था, या तो देश राष्ट्रीय मुद्दे होते थे। पहली बार कांग्रेस के हाथ में यहाँ पर अरावली वाला मुद्दा लोकल मुद्दा था, स्थानीय मुद्दा था। राजस्थान का 70% भूभाग जो अरावली का वो राजस्थान में है, जयपुर में है, अलग अलग इलाकों में है। तो कांग्रेस को एक बेहतर मुद्दा मिला जिस पर उनके तमाम नेताओं ने बातें रखी। लेकिन अब आप देखिए, रोचक बात, कांग्रेस का हर नेता अरावली पर आंदोलन करने को तैयार हो गया। सचिन पायलट को भी मैदान में उतरना पड़ा। उसका असर ये रहा, कांग्रेस को समझ में आ गया था कि क्योंकि यहाँ जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो अलवर के हैं, उन्हें घेरना था। बेहतरीन तरीके से कांग्रेस ने घेरा। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष भी अलवर से ही आते हैं, तो उन्हें सारा दांव पेच पता था कि कहाँ कहाँ कमियां, कहाँ कहाँ खामियां हैं और कहाँ कहाँ परेशानियां खड़ी हो रही हैं। केंद्र सरकार को लगा कि वो मुद्दे को लाएंगे, उसको भुनाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसको स्ट्रेटेजिकली तरीके से रणनीति बना करके, कभी अशोक गहलोत बोलते हैं, कभी टीकाराम जूली बोलते हैं, कभी डोटासरा बोलते हैं, सचिन पायलट भी इस पर उतर आए। यही बात लोग सोच रहे थे, क्या किसी मुद्दे पर कांग्रेस एक हो पाएगी। अरावली एक ऐसा मुद्दा रहा जिसमें कांग्रेस एक हुई और उसका नतीजा यह रहा, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करते हुए ये कहना पड़ा जो 100 मीटर वाला नियम था उसे रोक दिया गया है। सरकार से जवाब मांगा है, विस्तृत तरीके का जवाब मांगा है। उपेंद्र यादव ने खूब कोशिश की समझाने की, अशोक गहलोत की 2010 की बात करके उन्होंने आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि अब आप पूरा विस्तृत जवाब लाइए। जिस 100 मीटर की बात हो रही है, जिस परिधि की बात आप कर रहे हैं कि रेंज और हिल्स की बात हो रही है, अरावली हिल्स और अरावली रेंज में जो अंतर है उसको कंफर्म करिए, क्लियर करिए। 1000 से अधिक जो पहाड़ियां छोटी जो कट सकती थी उनको रोकने की बात हो रही है। जो होटल हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो बड़े बड़े किले हैं, वो सब अरावली पे हैं। तो अब एक विस्तृत जानकारी आएगी, विस्तृत चर्चा होगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस की इसमें एक तरह से नैतिक जीत हुई है। कह सकते हैं कि कांग्रेस की नैतिक जीत की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अवैध खनन की बात भी लगातार चल रही थी, क्योंकि अरावली में अवैध खनन बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। कहा जा सकता है कि कई राजनेताओं का जो है बिजनेस से जुड़ा हुआ, कई ऐसे बिजनेसमैन है जो राजनेता हैं, वो अरावली में खनन भी कर रहे हैं, लीज भी ले रखी है। लेकिन लीज के बाद भी अवैध खनन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि जो भी 20 जिलों में अवैध खनन है उस पर रोक लगाई जाएगी और किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं करने दिया जाए। इस पहल को, मुख्यमंत्री के आदेश को आप कैसे देखते हैं? क्या अवैध खनन रुक पाएगा? क्योंकि अवैध खनन एक बड़ा विषय है। देखिए, जब मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले ये कहा कि अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हम नहीं करने देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, तो लोगों ने कहा कि फिर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के फैसले पर विरोधाभास, कंट्राडिक्शन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लीन एंड नीट है, सब बढ़िया है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो हमारे हिसाब से बढ़िया है, सरकार उसको फॉलो कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि हम वहां खनन नहीं होने देंगे, हम वहां कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, तो लोगों ने कहा केंद्रीय मंत्री के बयान और मुख्यमंत्री के बयान में कंट्राडिक्शन है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले पर रोक लगवा दिया है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा तो शांति मिलेगी। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री में जो विवाद दिख रहा था उसे खत्म हो जाएगा और ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने खुद रोक लगा दी है, तो दोनों तरफ शांति हो जाएगी। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बड़ी षड्यंत्र, बड़ी राजनीति है। लेकिन अवैध खनन की बात में कर रहा था कि अवैध खनन को रोकने की बात मुख्यमंत्री का 20 जिलों में अवैध खनन जो भी हो उसको रोक दिया जाए। देखिए, अवैध खनन इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ खनन मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही है। अगर वो कह रहे हैं तो रोका जा सकता है,
लेकिन मेरे ख्याल से अभी जब अपन ग्राउंड पे बात करते हैं तो फलाने तमाम नेताओं के नाम आते हैं, कई बड़े यहाँ पर बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा खेल है इसमें। अब मुख्यमंत्री क्या वाकई में संजीदा है इस चीज को लेकर के? दो सवाल होता है, एक तो आपने कह दिया भाई साहब हम नहीं होने देंगे, दूसरा आप जो संजीदा है कि नहीं है, आपने बयान दिया उधर काम हो रहा हो। तो दो तीन चीजें देखनी होंगी कि क्या मुख्यमंत्री अपने बयान पर अडिग हैं, क्या मुख्यमंत्री सच में भरतपुर से आते हैं, वहां खुद धौलपुर में तमाम खनन की बातें सामने आती रहती है, धौलपुर में इसको लेकर विवाद भी होता रहता है। तो क्या मुख्यमंत्री जी धौलपुर भरतपुर की जो गंभीरता है उसे समझ रहे हैं? क्योंकि जिस इलाके की बात वो कर रहे हैं, अभी हम लोग अंता उपचुनाव में थे, वहां खनन को लेके ही पूरा बवाल हुआ, अरे भाया खूब खाया, भाटा खाया, ये खाया, गाँव खाया। तो आरोप पे बहुत लगते रहते हैं, राजनेताओं पे, मंत्रियों पे भी आरोप लगे हैं। तो इनके तो प्रधानमंत्री लगा के जा चुके हैं, मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। तो अब क्या वाकई में इस पे संजीदा है सरकार? ये देखने वाली बात है। केवल बातें होंगी या बयानबाजियां होंगी या उस पर कार्रवाई होगी? एक्शन टेकन लेना है मुख्यमंत्री को, मंत्रालय उनके पास है, विभाग उनके पास है। तो अगर वो कहते हैं पुलिस और तमाम चीजों पर कोई बहुत दबाव नहीं होता है तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँ, कांग्रेस अब इस मुद्दे को पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उसने भुनाया है। इस मुद्दे से कांग्रेस ने जगह बनाई है। लोग कहते थे कांग्रेस मुद्दों पे बात नहीं करती है, और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से फ्रंट पे आई, उसे कांग्रेस को लाभ मिला है। बिल्कुल। और एक बात और कि कहीं ना कहीं अरावली के मुद्दे को लेकर पहली बार को आप जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। अब हालांकि कांग्रेस के नेता अलग अलग तरीके से इसमें पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे, लेकिन किया अलग अलग। टीकाराम जूली ने अलवर में जाके कर लिया कल, उससे पहले सचिन पायलट एनएसओ के साथ किया, डोटासरा एक दूसरी जगह चले गए। तो कहीं ना कहीं कई बार ये भी होता है कि अभी भी क्या गुटबाजी कांग्रेस में है, अलग अलग तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, गुटबाजी तो होनी लाजमी है, क्योंकि अशोक गहलोत के कार्यकाल को लेकर के बीजेपी मुद्दा बना रही थी। अशोक गहलोत को कोई सपोर्ट करना नहीं चाहता इस समय कांग्रेस में। जो अंदर की बातें हैं, मुखौटा चाहे जो भी लगा ले, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई अशोक गहलोत को सपोर्ट करना नहीं चाहता है। चाहे वो टीकाराम हो, चाहे वो डोटासरा हो, चाहे वो सचिन पायलट हो। चूंकि टीकाराम जूली खुद अपने संवैधानिक पद पे है, नेता प्रतिपक्ष हैं, डोटासरा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने सरकार की बात कर रहे हैं, वो संगठन की बात कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो राष्ट्रीय महामंत्री के हिसाब से काम कर रहे हैं कि देखो भैया, मैंने भी आंदोलन में भाग लिया, हमारे साथ पूरा यूथ था, पूरे लोग थे, हुजूम था, साथी थे, हमें गहलोत की जरूरत नहीं थी, फिर भी लोग आए। तो अलग अलग करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए, हम गहलोत के मुद्दे पे साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे पे साथ हैं। और ये चीज दिखा है, ये दिखेगा आने वाले समय में और दिखेगा। जब बात कांग्रेस की आएगी सब एकजुट हो जाएंगे, जब बात गहलोत की आएगी, पायलट की आएगी, डोटासरा की आएगी, टीकाराम की आएगी, तो लोग अलग अलग होकर के अपनी अपनी ताकत का अंदाजा दिखाएंगे। जिस तरह से बीजेपी की बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस की बात थी कि कांग्रेस में गुटबाजी, लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें नजर आपको आ रही हैं, क्योंकि संगठन का विस्तार हुआ, उसके बाद और सारी चीजें आई, और जिस तरह से स्टिंग का एक मामला सामने आया, उसके बाद मंत्रिमंडल की जो बातें चल रही थी वो भी सारी रुक गई हैं। क्या लगता है कि कई नेताओं को देखा गया, जो पुराने नेता है वो भी फ्रैंकफर्ट पर देखे गए हैं कुछ दिनों में, लगातार चर्चाओं में भी है। क्या लगता है स्टिंग के बाद में कुछ रणनीति सरकार की बदली है? देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने कभी भी अनरेस्ट नहीं पैदा किया, कभी भी। बीजेपी का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे भैरव सिंह शेखावत रहे, चाहे वसुंधरा रही, चाहे वसुंधरा नहीं भी थी। जब बात 2020 में सचिन पायलट मानेसर गए थे, तो लोग कहते थे कि ये बीजेपी सरकार यहाँ पलट देगी। सरकार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पलटा, कर्नाटक में पलटा, गोवा में पलटा, अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने सरकार पलटी। राजस्थान में अनरेस्ट नहीं किया, क्योंकि राजस्थान का जो नेचर है, यहाँ आप बहुत अनरेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ हलचल नहीं मचा सकते। आप कांग्रेस को देखिए, उसने भी अशोक गहलोत को नहीं बदल पाया। तो मुझे लगता है कि यहाँ सरकार को लेके कोई अनरेस्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर हरियाणा या गुजरात, दुनिया भर के जो बातें हो रही हैं, उनका मॉडल लागू होता है, तो मेरे ख्याल से जो अभी तक बीजेपी को देखा गया है, बीजेपी ने कभी बीच समय में कभी इतना बड़ा बदलाव नहीं किया है। बीजेपी जब भी बदलाव कर रही है, जो मोदी के आने के बाद, तो जब चुनाव के 8 या 7 महीने रह जाते हैं, 6 महीने रह जाते हैं, माहौल नहीं बन पा रहा होता है, तो उसको बदल करके एक ये दिखाते हैं, देखो भैया, एंटी इंकम्बेंसी जो थी पार्टी में या जो सरकार को लेके थी, उसको हमने बदल दिया है। फ्रेश चेहरे लाएंगे, उनके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि न तो मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना दिख रही है, और न भी कोई सरकार के बड़े बदलाव की संभावना दिख रही है। और जो पूर्व नेता, दिग्गज नेता हैं, सभी को लगता है कि बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल का समय गठन होना चाहिए, तब संवैधानिक तौर पर आप माने जाएंगे। आपके उस संगठन, उस बोर्ड के, उस आयोग के, उस निगम के चेयरमैन अगर बनेंगे, 3 साल आपको संवैधानिक तौर पे चाहिए।
तो इसलिए हलचल मच रही है कि 26 में अगर नहीं होता है तो 27 के बाद 28 का चुनाव आ जाएगा। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने 28 के चुनाव अगर देखा जाए, जैसे 18 के चुनाव में अशोक गहलोत ने जब जीत के आए तो 23 के 4 महीना पहले तक उन्होंने बोर्ड बनाए। इवन एक आदमी को तो उन्होंने तेजाजी बोर्ड का अध्यक्ष उन्होंने तब बनाया जब आचार संहिता लग गई, 1 घंटे पहले बनाया, और उसका नतीजा रहा कि सरकार चली गई। तो बीजेपी के जो पूर्व नेता हैं सबको कहीं न कहीं एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है, मुझे लगता है। क्या लगता है कि जिस तरह से ये स्टिंग हुआ, स्टिंग की बड़ी चर्चाएं हुई है, ये स्टिंग को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह से, क्या इसके पीछे राजनीतिक मामला है? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शुचिता का मामला आप लगातार कह रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कह रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस है। कांग्रेस कह रही है कि हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। अभी तक एक्शन किसी ने पार्टी ने लिया नहीं है, एक निर्दलीय भी फंस गई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि शुचिता से मामला है, राजनीतिक लोगों का मामला है, सीधा सीधा कहीं ना कहीं उंगली उठती है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो विधायकों का कोई मुद्दा होता है तो इनकी कोर्ट होती है, एमपी एमएलए कोर्ट होती है, इनकी जांच सीबीसीआईडी करती है। अभी तक मुख्यमंत्री जो यहाँ के गृह मंत्री हैं उन्होंने इन तीनों विधायकों की जांच को सीबीसीआईडी को नहीं दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जब सीबीसीआईडी को आपने जांच नहीं दी है तो जांच हो किसकी रही है? सदाचार कमेटी अचानक से आगे आ जाती है, वो खुद कहते हैं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ले रहे हैं रिपोर्ट ये वो। अब ये सब फंस जाएगा जाकर के देवनानी के पास। इसके पहले भी एक विधायक हैं जयकिशन पटेल जो बागीदौरा के विधायक हैं, उनको एसीबी ने रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़ा। इतिहास में पहली बार हुआ कि एसीबी ने किसी विधायक को पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, वो भी कमीशन की बात थी। तो अभी उनपे कोई फैसला नहीं आया है, इनपे कोई फैसला नहीं होगा। ये सारे चीजें इसलिए की जा रही हैं कि भाई देखो, बीजेपी कहती है अब सूचना की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए भाजपा के अभी जितने बड़े बड़े नेता हैं, 2-4 का नाम मैं बता सकता हूं जिन पे आरोप लगे, वो तो सरकार में बैठे आराम फरमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टिंग का कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा जब तक बीजेपी या कांग्रेस या निर्दलीय खुद नहीं चाहेंगे कि उन पर एक्शन लिया जाए। उसे अभी तो अपने इलाके में सिंपैथी देख रहे हैं कि भाई रविंद्र राम डांगा के इस घटनाक्रम के बाद क्या खिंसर में कोई कम इम्पैक्ट है बीजेपी के खिलाफ? अगर बीजेपी के खिलाफ रोष है तो देखा जाएगा, नहीं हो रहा है तो 100 वोट बढ़िया चलते रहो। तो तमाम लोग आरोप लग रहे होते हैं, प्रमोद भाया पे कितना आरोप लगा, और प्रमोद भाया उसी विधानसभा सीट से कितने बड़े वोटों से चुनाव जीत करके आए। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, और उस पर राजनेता जो होते हैं वो देखते हैं कि उनका नुकसान फायदा हो रहा है तो करेंगे, और नहीं दिख रहा है तो नहीं करते कई बार। तो मुझे इस चीज का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं अरावली को लेकर, तो कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया, और आप कह रहे थे कि नैतिक जीत एक तरह से हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मनरेगा का एक विषय आ गया था, मनरेगा को लेकर कांग्रेस कैश नहीं कर पाई। मनरेगा का जो मामला है वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि नाम की बात थी कि नाम चेंज कर दिया, इधर वो पहले मनरेगा था, अब दूसरा चेंज किया। जी राम जी विकसित भारत की बात वो कर रहे थे कि नाम चेंज हुआ है। ठीक है, अशोक गहलोत जो सूचना का अधिकार जो आया, आरटीआई, आरटीई और मनरेगा, इन 3 चीजों को लेकर के अशोक गहलोत हमेशा बोलते थे, सोशल सिक्योरिटीज की बात करते थे। जब उनकी सरकार यहाँ थी, उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह के स्वास्थ्य को लेकर चिरंजीवी योजना, सोशल सिक्योरिटीज के लेकर के कांग्रेस के जो अशोक गहलोत है काफी मास्टर आदमी माने जाते हैं, और सोशल सिक्योरिटीज में जितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं सब में अशोक गहलोत का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है सरकार का, सबसे पहले राजस्थान में हुआ। तो इस मनरेगा का जो असर था राजस्थान में बहुत बड़ा दिख रहा था, इसलिए अशोक गहलोत को लगा कि इस मुद्दे को भी उठाया जाए। कम से कम राजस्थान के जो नेता हैं नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, इसी बहाने अशोक गहलोत फिर उसी सिनेरियो में देखने शुरू हो जाएंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बीच में। देखो, हमारा वो नेता है जो इसके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि केंद्र में भी कोई नहीं बोल पा रहा है, वो बस बहस हो रही है, हलचल हो रही है, हल्ला हो रहा है। चूंकि 2026 में एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, उस राज्यसभा की सीट के लिए अशोक गहलोत अपनी टैक्टिस कर रहे हैं। उस राज्यसभा में जाने के लिए ये खुद नहीं जाएंगे, लेकिन इनके लोग जाएं। ऐसे कौन जाएंगे, क्या जाएगा, कहां से जाएगा, इस पर तैयारी हो रही है। सोनिया गांधी पहले से ऑलरेडी राज्यसभा सदस्य हैं, प्रियंका गांधी से लोकसभा हो गई है, राहुल गांधी लोकसभा हो चुके हैं, प्रमोद तिवारी यहीं से। तो इसलिए अशोक गहलोत कुछ ऐसे कांग्रेस के व्यक्ति को ले जाना चाहते होंगे यहाँ से, जो वहां जाकर के अशोक गहलोत के लिए अच्छे से लॉबिंग करे आने वाले 28 के चुनाव में। बीजेपी में राज्यसभा में जाने के बीजेपी में 2 सीटें हैं, तो बीजेपी वाले तो अभी टैक्टिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तय ऊपर से होगा। रमनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आके राज्यसभा चले जाते हैं। कांग्रेस में टैक्टिस होगा क्योंकि अशोक गहलोत के मन में है कि उनका कोई आदमी जाए, और जो वहां जाकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जब लॉबिंग होगा 28 का चुनाव होगा तो अशोक गहलोत के लिए कर पाए। टीकाराम जूली
चाहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह चले जाएं, भंवर जितेंद्र सिंह यहाँ से चले जाएंगे, शांति हो जाएगी, उनकी लॉबिंग वहां शुरू हो जाएगी। डोटासरा चाहते हैं कि कोई जाट नेता चला जाए, डोटासरा के खाते में आ जाएगा। सचिन पायलट चाहते हैं कोई गुजर चला जाए। तो इस तरीके से गुजर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई सारे गुजर नेता हैं जो राजस्थान में जो जाना चाहते हैं। जैसे धीरज गुजर की बात हो रही है कि धीरज गुजर को हटाया जाए यहाँ से, कम से कम धीरज गुजर जाएंगे राज्यसभा तो अनरेस्ट जो हो रहा है कांग्रेस को लेकर के वो शांति होगी। अब धीरज गुजर जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है धीरज गुजर पर सबकी नजर है। अशोक गहलोत की भी है, अशोक चांदना की भी है, सचिन पायलट की भी है, डोटासरा, सब चाहते हैं धीरज गुजर को यहाँ से कम मूव करके हटाया जाए। धीरज गुजर चले जाएंगे तो कम से कम जो कई सारे शक्तियां हैं उसमें धीरज गुजर एक बड़ी शक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। अचानक उनके रील्स बनने शुरू हो गए हैं, वीडियो आने शुरू हो गए, लोग कह रहे हैं ऐसा धीरज गुजर को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सारे खेल चालू हो गए हैं यहाँ पर। कई खेल चल रहे हैं। वहीं बीजेपी में राजेंद्र राठौर, ज्योति मिर्धा का लगातार आना जाना, केंद्रीय नेतृत्व से मिलना, क्या लगता है कोई नई गणित है या फिर राज्यसभा भी हो सकती है, अन्य कोई कारण है? देखिए, ज्योति मिर्धा को अब चुनाव तो बीजेपी ने 3 लड़ा लिए, लोकसभा विधानसभा दोनों हार गई वो। उसके पहले लगातार 2 लोकसभा हार गई वो, 4 चुनाव हार चुकी हैं। और नागौर में ये लोग कहते हैं, जमीन पर जब आप जाइए, कि ज्योति मिर्धा की वजह से बीजेपी 2024 का चुनाव हारी है, नहीं तो वहां पर अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो चुनाव जीत जाता। तो मुझे लगता है कि ज्योति मिर्धा को भेज सकते हैं, जो कि यहाँ से एक जाट चेहरा चाहिए उनको, जो ऐसा जाट चेहरा चाहिए जो कांग्रेस का भी हो, भाजपा का भी हो, जो खुल करके बोलता हो। बेनीवाल चूंकि बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, तो ज्योति मिर्धा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो बिना ज्योति मिर्धा के हटाए आप बेनीवाल की एंट्री नहीं करा सकते। तो इसका मतलब ये हो सकता है ज्योति मिर्धा को राज्यसभा भेजना चाहते हो, आप राज्यसभा चले जाइए, दिल्ली की राजनीति करिए और बेनीवाल साहब की पार्टी को यहाँ पर संगठन में लाया जाए। तो मुझे लगता है कि बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का जो लड़ाई है, आपस की जो खुल्लम खुल्ला जो लड़ाई है, जो वार प्रत्यारोप होता रहता है, उसके लिए ये ज्योति मिर्धा को यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही होगी। राजेंद्र राठौर का चेहरा है, क्या उनको भी? देखिए, राजेंद्र राठौर तो राज्यसभा के लिए प्रयास नहीं कर रहे होंगे। राजेंद्र राठौर को तो यहाँ सरकार में बहुत पहले चर्चा थी कि एक ऐसा कोई बनाया जाए, मैकेनिज्म बनाया जाए कि सरकार को मॉनिटर करें, वो अपने अनुभव का लाभ लेते हुए सरकार को मॉनिटर करें और जिससे सरकार फायदे में रहे। मुझे लगता है कुछ ऐसी कोशिश यहाँ पर हो रही है कि राजेंद्र राठौर के द्वारा सरकार मॉनिटर करते हुए काम करे। हालांकि जैसे डोटासरा कहते हैं राठौर किस पद पे हैं, वो फैसले दे रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार राठौर को यहाँ एडजस्टमेंट करना चाह रही हुई, भाई ऐसी कोई बोर्ड बनाया जाए, जैसे 20 का एक है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है, अभी कोई नहीं बना है। तो ऐसे किसी बोर्ड को, ऐसे किसी अध्यक्ष को बना के सरकार में सीधा अटैच किया जाए कि भैया आप तो इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिलहाल सरकार में भी काम देखेंगे। मुझे लगता है राजेंद्र राठौर का जो इंटरेस्ट है वो लोकल में होगा, राज्यसभा जाने की बहुत ज्यादा चॉइस उनको या राज्यपाल बनने की अभी ख्वाहिश नहीं होगी मेरे ख्याल से। हालांकि बीजेपी में क्या होगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से राजेंद्र राठौर ये तैयारी कर रहे होंगे कि ज्योति मिर्धा जाती हैं तो मेरे सफलता होगी और यहाँ हनुमान बेनीवाल का पैचअप करा करके वो इस सरकार में बड़ी भूमिका में जाए। 2028 का जो हनुमान बेनीवाल या राजकुमार रौत, अगर ये एक शक्ति के रूप में उभरे, एक नया वोट बैंक तैयार करे, तो क्या बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है? कि बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है कि कांग्रेस को कमजोर अगर कोई कर सकते हैं तो ये लोग कर सकते हैं, इसमें नरेश मीणा भी हो सकते हैं, तो ऐसे में कई चेहरे हो सकते हैं, बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है क्या इससे? देखिए, बीजेपी ये मान के चल रही है कि उनको जाट का वोट नहीं मिलने वाला है, क्लियर कट मामला जो लोकसभा में दिख गया। बीजेपी साध रही है दलित और एसटी, आदिवासी और एससी, उनको साध रही है, जिसमें नरेश मीणा, राजकुमार रोत, तमाम लोग खड़ा करेगी। हालांकि ये लोग बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, तो ये चाह रही है कि कुछ ऐसे लोग आए जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं, तो टीकाराम जूली बड़े नेता ना बन पाए। टीकाराम जूली के सामने ऐसे कोई नेता ला दें जो टीकाराम जूली को डिफीट करें, भाई टीकाराम जूली से बड़ा नेता तो फलाना है। तो ऐसे नरेश मीणा को लाना चाह रहे हैं, राजकुमार रोत के बराबर, टीकाराम जूली के बराबर किसी और को लाना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी बिहार और यूपी के चुनावों की तरह छोटे छोटे दल लाएं, उनको दल बनाएं और दल बना के उनको कुछ सीट दे दें, भैया 2 सीट पे आप लड़िए, 4 सीट पे आप लड़िए, 6 सीट पे आप लड़िए और मजे करिए, जैसे अभी आरएलडी समर्थन यहाँ पर चल रहा है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी तो इस तरीके से छोटे छोटे दलों को जोड़ना, उन्हें सीट देना और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। उन इलाके में जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत है, जहां पर बीजेपी की 20 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं पाती। वहां जब 2013 में लैंडस्लाइड विक्ट्री 163 सीटों में बीजेपी की हुई थी, तब भी इनकी 20 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीत के ले आई, 21 सीटें। तो उन सीटों में बीजेपी प्रयास कर रही है कि कुछ छोटे छोटे दल बना के या छत्रप बना करके उन्हें दे दिया जाए कि कम से कम कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए और भाजपा वहां पर चुनाव जीत जाए। एक सवाल यह है कि 2 साल के कार्यकाल को आप सरकार के कैसे देखते हो आगे? क्योंकि आगे बड़ा 3 साल है, पंचायती राज चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि अप्रैल का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अप्रैल तक चुनाव कराइए
आज जावर सिंह खर्रा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम 10वीं 12वीं कर रहे हैं, शैक्षणिक ला रहे हैं योग्यता के लिए सरपंच और पंच और नगर निगम में। क्या लगता है ये सारी चीजें किस तरह से आगे आने वाला वक्त में किस तरह से इम्पैक्टफुल रहेंगी? देखिए, 2 साल कार्यकाल को अगर किसी से पूछा जाए बीजेपी के नेता से ही कि आपने 2 सालों में क्या किया, तो खुद गिना नहीं पाते। वो भजन लाल की जगह मोदी सरकार का गिनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसी कोई मुझे भी याद नहीं है कि सिर्फ वो 2,000 रुपया जो इन्होंने किसानों को बढ़ाया है उसको छोड़ दिया जाए। तो कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको हम कहते हैं हाँ यार भजन लाल सरकार की ये योजना तो 2 साल में बहुत शानदार चल रही है। अशोक गहलोत ने चिरंजीवी जिस तरीके से प्रचार किया था, सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार नहीं कर पा रही है, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। योजनाएं ला रही है, बजट कैबिनेट बैठक होती है और वहीं फैसले खत्म, कहानी भूल जाते हैं। अब क्या किया है सरकार खुद बता रही है भाई। अब जैसे यहाँ आरसीपी की बात करते हैं, एआरसीपी की बात करते हैं, ये यमुना जल की बात करते हैं, भजन लाल कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन ये तो सामान्य विषय हैं। आपने कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया है, कोई जिला नहीं बना दिया है, कोई तहसील नहीं बना दी है, कोई बड़े आपने विश्वविद्यालय खोल करके उसको रन नहीं कर दिया है, कोई बड़े फ्लाईओवर्स नहीं बना दिए हैं। तो किसकी चर्चा करोगे आप? आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि बीजेपी ने हर गांव में, हर क्षेत्र में अपने अपने लोगों को भेज करके मैनिफेस्टो बनाया है, हर विधानसभा वार कि आपके विधानसभा में इतने पैसे आए, ये हुआ है। अब उनको तो पैसे समझ में आ नहीं रहे लोगों को। सरकार वहां किस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो प्रयोग था इनका, या उस तरीके से वन विधानसभा में वन मैनिफेस्टो बना रहे हैं, ये मैनिफेस्टो बना के दे रहे हैं, देखो मैंने आपके विधानसभा में इतनी बातें कही थी, ये पूरी कर दी। तो उस तरीके से देखा जाए तो क्या सरकार ने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता 2 साल का कोई बहुत बड़ा इन्होंने कायाकल्प कर दिया और बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, एक चीज जरूर है कि राजस्थान में क्राइम रेट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पेपर की बात बहुत करते हैं। पेपर लीक नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री मानते हैं ये कि भाई हमारे समय में पेपर लीक नहीं हो पा रहा है और हमने व्यवस्था किया है, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा पेपर लीक का जो मुद्दा है जो राजस्थान का। मंत्रियों की बात करें तो मंत्रालय को कैसे देखते हैं, मंत्रियों के कार्यभार को कैसे देखते हैं, मंत्रियों के काम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इनके मंत्री तो जो है वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री भी खुल करके नहीं काम कर पा रहा है। कोई मंत्रिमंडल में से करुणालाल मीणा ने छापे मारे तो बड़े बवाल हुए। कृषि मंत्री होते हुए कुछ छापा मार रहा था। और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि मैं सुन रहा था देवनारायण बोर्ड में जो बोर्ड है उनकी स्कूटियां बढ़ गई हैं, शायद इस बार 180 की जगह 210 दी जा रही हैं। तो सोशल जो मंत्रालय इनका है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, वो थोड़ा सा काम कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर उनको सुविधाएं नहीं देंगे तो वहां से वोट नहीं आएंगे। कुछ लोग मुझे मिले थे, बोले उनकी जो पेंशन आती थी, पेंशन टाइमली आ रही है, पेंशन इश्यू नहीं हो रहा है। तो सरकार दुरुस्त तरीके से जो चीजें चल रही हैं उसी को रन करने की कोशिश कर रही है। एक आखिरी सवाल यह है कि जो पंचायती राज चुनाव है वो क्या स्ट्रेटजी सरकार की है? शैक्षणिक इन्होंने कहा कि हम लेके आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं इन चीजों को लेकर क्या इनको फायदा होगा कि पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक गतिविधि से लेकर 3 बच्चों को लेकर भी कहा कि हम इसमें छूट दे देंगे और शैक्षणिक योग्यता दे देंगे? देखिए, अभी तो झावर सिंह खर्रा बयान रोज कुछ नया नया दे ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पंचायती राज का चुनाव जो होता है वो सरकार के लिटमस टेस्ट माना जाता है कि लोग नाराज होते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तो सरकार को उसी हिसाब से फैसला करते हैं। अब आप इनका ये देखना होगा कि ये किस एज के लोग